Hello everyone, welcome to Clad Point. I'm your Quant educator Vipin. So here we are going to discuss about strategies for quantitative tactics section and especially for upcoming CLAT exam 2023. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अपकमिंग CLAT का एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए क्वांट को लेके बेसिकली हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम क्वांट के सेक्शन से अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं, क्वांट सेक्शन से स्कोर करके हम अपना ओवरऑल जो स्कोर है वो बूस्ट अप कर सकते हैं, क्या आपकी प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहां से आपको मॉक देने हैं, कैसे आप अपने स्कोर लेवल अप कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा एंड डेफिनेटली अगर आप ये मेरी सारे पॉइंट्स जो मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उनको फॉलो किया, डेफिनेटली आपका जो क्वांट का सेक्शन है नो डाउट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले हम आज ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो आपका क्वांट का सेक्शन है हमारे क्लैट के एग्जाम पैटर्न में, पहले तो क्लैट के एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लो एंड आई होप आप सभी को पता ही होगा, तो एक बार रफली मैं आपको बता देता हूं। इफ यू टॉक अबाउट क्लैट एग्जाम पैटर्न देन वी नो दैट देयर आर टोटल 150 questions and the time duration we have given that is 2 hours. Number of questions that means you can say there are MCQ, that means multiple choice question. Type of mode, exam mode, that is offline. And if you talk about marking, then one correct question equals to 1 mark and one incorrect question deduct 0.25 marks. And I hope ये बातें आपको पता होंगी, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होती है। दोस्तों इस क्लैट के एग्जाम पैटर्न में अब अगर हम क्वांट के सेक्शन को लेके बात करें तो आपको पता है कि देयर आर टोटल 5 सेक्शंस। कौन कौन से? इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड द फिफ्थ सेक्शन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आपको पता होगा कि पहले जो आपका ये क्वांटिटेटिव टेक्निक वर्ड लिखा हुआ है ये पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता था। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्यों कन्वर्ट हुआ और अगर कन्वर्ट हुआ है तो इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो भाई क्लैट का एग्जाम पैटर्न आई होप आप सबको पता ही होगा, नहीं पता रहा होगा तो मैंने अभी आपको बता दिया, बहुत ही कम टाइम में जल्दी से हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया। क्लैट के एग्जाम पैटर्न में आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोटल आपको एग्जाम में 5 सेक्शन मिलते हैं, दैट इज इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड लास्ट सेक्शन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब दोस्तों अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज की बात आप करोगे तो आपको पता है देयर आर टोटल 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 35 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके, 40 क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड 15 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब आपको लगेगा सर एक बात बताओ, सबसे कम वेटेज तो हमारे क्वांट के सेक्शन का है। आप यहां से देख सकते हो, मैं थोड़ा सा मूव हो जाता हूं, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो मैंने एक एक बात आपको यहां पे नोट करके बताई है कि भाई अगर मैं इंग्लिश के सेक्शन की बात करूं तो टोटल वेटेज इंग्लिश के सेक्शन का 20%, करंट अफेयर्स और जीके वाले सेक्शन का वेटेज 25%, लीगल रीजनिंग का सेक्शन 25%, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन 20% का वेटेज है और सबसे कम वेटेज अगर हम बात करें लीस्ट वेटेज की तो वो है हमारे क्वांट का सेक्शन का। और यहीं पे जो है वो थोड़े से क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये लगता है कि केवल 10% वेटेज के लिए मैं क्वांट को क्यों पढ़ूं, मैं क्यों प्रिपरेशन करूं क्वांट की, केवल 10% वेटेज ओनली फॉर 15 क्वेश्चंस, केवल 15 नंबर के लिए मुझे क्वांट पढ़नी पड़ेगी और वो भी इतने सारे टॉपिक, इतने लंबी क्वेश्चन, तो भाई मैं तो नहीं करने वाला। सबसे पहला थॉट आपके मन में यही आता है। तो पहले तो मुझे आपको क्वांट की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सामने वाली कोई भी चीज आपके पास हो, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो तो कभी आप उसको तवज्जो नहीं दोगे। अगर वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चीज मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको सीरियसली लोगे, अदरवाइज आप उसको कभी सीरियसली टेक करोगे ही नहीं। तो यहां पे अगर मैं क्वांट के सेक्शन की बात करूं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको पहले ये एहसास कराता हूं कि हाँ वाकई में क्वांट का सेक्शन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इस क्वांट के सेक्शन को पढ़ना चाहिए। सो दोस्तों क्वांट का वेटेज आपने देखा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देखे, अब आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो आपका एग्जाम पेपर है, आपके सामने है, आप एग्जाम देने गए, क्लैट का एग्जाम दे रहे हो। क्लैट के एग्जाम में आपने इंग्लिश में से देखो टोटल में से पूरे के पूरे क्वेश्चन तो कोई अटेम्प्ट कर नहीं पाता, बहुत बड़े 30 मार्क हाँ अगर आप होगे तो हो सकता है पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओ। तो सपोज दैट मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आप क्लैट का एग्जाम देने गए और क्लैट के एग्जाम में आपने आउट ऑफ 30 टोटल 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किस सेक्शन के? इंग्लिश सेक्शन के। आउट ऑफ 35 आपने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, इसके अलावा लीगल में आपने 36, लॉजिकल में आपने 26, ये आपने कुछ नंबर ऑफ, ये इसको 26 कर लो, वो गलती से 36 हो गया, ये आपने मैंने मान लिया कि इतने इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ,
बहुत ध्यान से, कुछ गलत हो गया क्या? मैंने सामने स्कोर गलत लिख दिया क्या? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अरे मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज सही कर लो, ये जो 26 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्कोर जो 28 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, या तो यहाँ पे 28 कर लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस इस बात को ऐसे समझना। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपने 26, 32, 26 एंड 28 ऐसे आपने अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जितना अटेम्प्ट किया है विद 100% एक्यूरेसी के साथ किया होगा, बिल्कुल नहीं। एक या दो क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली गलत होने ही होने। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका जो स्कोर बनता है वो इंग्लिश के सेक्शन से 22.75, आपका स्कोर बनता है करंट अफेयर्स और जीके के सेक्शन से 32.75। 22.75 आप स्कोर कर जाते हो कहां से? लीगल रीजनिंग से। 28.25 मान लिया मैंने, आप स्कोर कर जाते हो लॉजिकल रीजनिंग से। मेरे दोस्तों, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, तो इन सबको ऐड करने पे आप रिजल्ट क्या पाओगे? इन सबको ऐड करने पे रिजल्ट ये पाओगे, मैं अप्रोक्सीमेट ऐड करके बता देता हूं। देखो 30 और 20 हो जाएगा 50, अप्रोक्सीमेट 54 ये हो गया, 54 और 22 74 ये हो गया, 74 और 28 ऐड करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा? 105 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट किसके आ जाएगा? 105 के समथिंग, 110 के समथिंग आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपका जो एडमिशन है वो टॉप 3 एनएलयूज में हो पाए, चलो टॉप 3 मैंने बात नहीं की, मैंने कहा आप अगर टॉप 5 एनएलयूज में अपनी एक सीट को सिक्योर करना चाहते हो, देन स्टिल यू हैव टू स्कोर मिनिमम 7 to 8 मार्क्स। अभी भी आपको कम से कम 7 से 8 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और सेक्शन आपके पास कौन सा बचा? सेक्शन आपके पास केवल और केवल क्वांट का बचा है। तो ये जो क्वांट का सेक्शन आपके पास अभी भी रिमेनिंग है ना, यहां से अगर आप स्कोर नहीं करोगे तो ये सपना जो आप देखते हो कि मेरा एडमिशन उस एनएलयू में हो जाए, वहां हो जाए, वहां हो जाए, कहीं ना कहीं आप उस सपने से पीछे रह जाओगे। मैं भी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, आप भी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको क्या लगता है इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आप भी करते हो तो मैं भी करता हूं। जो काम आप कर रहे हो डेफिनेटली वो काम मैं भी कर रहा हूं। अगर आप इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ला रहे हो और इतना स्कोर आप कर रहा तो डेफिनेटली आप अगर इतना कर पा रहे हो तो मैं भी इतना ही कर पा रहा हूं। आप सामने वाले के सिमिलर हो, फिर दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? आगे कौन निकल जाएगा इस रेस में? आगे वो निकलेगा जो इस क्वांट के सेक्शन से थोड़ा बहुत स्कोर कर लेगा। अरे मैंने कहा 15 क्वेश्चंस आएंगे, 10% का वेटेज है, आप ना पूरे के पूरे 15 कर पाओ, लेकिन अगर आपने वहां से 7 to 8 क्वेश्चंस भी निकाल लिए, वहां से अगर आपने 7 to 8 क्वेश्चंस भी निकाल लिए तो आप रेस में मेरी कंपैरिजन में आगे निकल जाओगे। आप रेस में मेरे कंपैरिजन में आगे निकल जाओगे। जो बात मैं समझा रहा हूं बहुत बेहतर तरीके से समझना कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, यार ये सभी करते हैं, ये सभी करते हैं। तो इन सभी में, इन लाखों की भीड़ में आगे कौन जा पाता है? कौन अपनी सीट को बेस्ट एनएलयू में जाके क्या कर लेता है? सिक्योर कर लेता है। वो बंदा होता है जो क्वांट के सेक्शन से कहीं ना कहीं स्कोर निकाल के लाता है। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप ये माइंड में बना के चल रहे हो कि विदाउट क्वांट के सेक्शन के, बिना क्वांट में स्कोर किए आपको बहुत अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, तो ये आपका वहम है, ये आपका वहम है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि ओवरऑल स्कोर जो है वो आपका बेस्ट रह पाए, ओवरऑल स्कोर इन द सेंस आप चाहते हो कि आपको बढ़िया सा एक एनएलयू मिल जाए, तो भैया उसके लिए आपको 5 के पांचों सेक्शन से स्कोर करना ही पड़ेगा। अब स्कोर अगर करना पड़ेगा तो स्कोर आएगा कैसे? सर पढ़ना क्या पड़ेगा? क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम क्वांट के सेक्शन से कम टाइम में, जी हां मैं जो बात कह रहा हूं मैं मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूं, सर कम टाइम में हम क्वांट के पूरे क्वेश्चन तो चलो मान लेते हैं एक बार नहीं सही कर पाते हैं, बट एटलीस्ट अगर हम वहां से 8 to 10 मार्क्स भी सिक्योर कर लेते हैं, देन डेफिनेटली मैं अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उससे रेस में आगे निकल जाऊंगा। आइए मेरे साथ हम बात करते हैं क्वांट के सेक्शन की। तो दोस्तों अगर क्वांट के सेक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंस तो मैंने आपके दिमाग में बैठा दी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। दोस्तों क्लैट के अगर सिलेबस की बात करें तो यहां पे मैंने एक बात लिख रखी है, आप देख सकते हो मैंने क्या मेंशन कर रखा है, मैंने मेंशन कर रखा है अर्लियर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाज द नेम ऑफ द सेक्शन विद क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ये जो आपका सेक्शन है जिसको आप क्वांटिटेटिव टेक्निक के नाम से जान रहे हो, इस सेक्शन का नाम पहले था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और इसमें कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड थे? तो इसमें इंक्लूड थी बेसिक ऑफ अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो अब क्या हुआ, अब इसी को क्लैट ने क्या किया, इसका पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया। एंड नाउ क्लैट जो है उसने इस पैटर्न को चेंज करके इसका रीनेमिंग की है, और इस सेक्शन की रीनेमिंग करने के बाद इसका जो नाम है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक रख दिया गया। अब आपको लगेगा कि सर ये बताइए व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस बस इतना सा है कि जब कभी क्लैट के एग्जाम में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती थी तो वहां पे इंडिविजुअल अरिथमेटिक्स लाइक प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, इन टॉपिक से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते थे। ज्योमेट्री मेंसुरेशन, इन टॉपिक से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते थे। बट नाउअडेज अगर हम करंट के पैटर्न की बात करें तो जब से आपका ये सेक्शन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में चेंज हुआ है, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आने के बाद अब आपकी वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स दो फॉर्मेट में पूछी जा रही है, या तो वो ग्राफ के फॉर्मेट में पूछी जाएगी या तो वो कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट में पूछी जाएगी। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अब जो आपकी मैथमेटिक्स है वो आपको या तो ग्राफ के फॉर्मेट में मिलेगी, या फिर जैसे आप देखते हो ना इंग्लिश के सेक्शन में कॉम्प्रहेंसिव वाला पूरा पार्ट होता है, तो आपको ये जो सेक्शन है वो पूरा कॉम्प्रहेंसिव मिलने वाला है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा क्रिटिकल है भाई, अरे सर ये तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, सिंगल या दो लाइन का क्वेश्चन होता था क्वांट के सेक्शन में तो वो तो करने में आंधी आ जाती थी, तो इतना बड़ा पैसेज आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मिनिमम टाइम में हम सारी चीजों को अरेंज कर पाएंगे? वही सिखाने में आपको आया हूं कि ये सारी चीजें बस एक तरीके से आपके अंदर का डर है, आपका वहम है। अभी आप देखना कि सारी की सारी चीजें वाकई में बहुत आसान होती हैं, बस जरूरी है राइट अप्रोच और प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले जो आपका सेक्शन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गया है। क्लैट ने आपके इस पूरे सेक्शन का नाम जो है वो बदल दिया। अब यहां पे देखो एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी है, अगर आप इस पे नोटिस कर पा रहे हो तो थर्ड नंबर पॉइंट को मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा टॉपिक्स आर सेम बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। दैट मींस यू कैन से टॉपिक आपके बिल्कुल सेम है, टॉपिक जो पहले थे वही अभी भी है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। एग्जामिनर अब जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पुट करेगा वो कुछ डिफरेंट फॉर्मेट पे पुट करेगा, एंड दैट फॉर्मेट, वो फॉर्मेट है कौन सा? सो दैट फॉर्मेट्स आर ग्राफ फॉर्मेट एंड कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट, और यू कैन से दिस कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट, आप इसको ये भी कह सकते हो, एक वर्ड आपने सुना होगा कैसलेट डीआई, सुना होगा ना, कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कैसलेट्स के फॉर्म में अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि हाँ भाई हमारे क्लैट का क्या सिलेबस होने वाला है, क्लैट का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वांट का वेटेज कितना है, क्वांट का वेटेज अगर है तो क्वांट का सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ, अब हम यहां से आइए बात कर लेते हैं हाउ टू स्कोर, या फिर बात कर लेते हैं आगे जो भी प्रॉपर हमारी स्ट्रेटजी है। बाकी मैंने ये तो बता दिया कि आपके क्वांट का सेक्शन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई क्वांट इज इंपॉर्टेंट, तो वो तो बात हो ही गई है। आइए अच्छा आगे चलते हैं। आगे दोस्तों मैंने क्या कहा, मैं आपको अब यहां से कुछ टिप्स देने वाला हूं। अब यहां से जो आपका पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो सेक्शन, ये जो सेक्शन है आपका, इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी क्या होना चाहिए, यहां से वन बाय वन हम एक एक पॉइंट बना के डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम टिप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, देखो यहां पे मैंने एक एक बात लिख रखी है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, कैंडिडेट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन इज द डिसिसिव सेक्शन फॉर द टॉप रैंकर ऑफ क्लैट। वही बात जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वाकई में अगर आप क्लैट के टॉप रैंकर बनना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको क्वांट के सेक्शन से स्कोर करना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एंड कैंडिडेट्स हु वांट टू गेट एडमिशन इन टॉप 5 एनएलयूज मस्ट नॉट इग्नोर दिस सेक्शन। अगर आप वाकई में टॉप 5 एनएलयूज में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये सेक्शन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें क्लैट 2020, अगर हम बात करें क्लैट 2021, अगर हम बात करें क्लैट 2022 के एग्जाम पेपर की, तो यहां पे 3 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए, एंड दैट टॉपिक्स आर परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मैथ के जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर आपके पैटर्न को बदल सकता है। वो अगर लास्ट 3 इयर्स से रेगुलरली परसेंटेज, रेशियो, एवरेज की बातें कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में वो क्या करे, इन टॉपिक्स को लीव करके किसी और टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बना के दे दे। तो ये बस एक एनालिसिस है कि लास्ट के 3 इयर्स का अगर डेटा उठा के देखा जाए तो क्वांट के सेक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा टॉपिक जो माने गए हैं वो है आपके परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, रेशियो और एवरेज।
मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके जो अदर टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नाउ यहां पे एक बात मैंने लिख रखी है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। This section requires more and more practice and prepare a schedule. This section has the least weightage and appropriate amount of time and practice must be devoted. अब यहां से मेरी बात को सुनना। देखो क्वांट के सेक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम क्वांट के सेक्शन की अगर बात करें तो क्वांट का सेक्शन पता है क्या कहता है। अगर मैं क्लैट की बात करूं सो आपको यहां पे क्या करने हैं, यहां पे आपको दो स्टेप लेने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका ये होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट में आपको कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन है कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप बिगनर हो, आप क्लैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने आ रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि पूरी अरिथमेटिक, पूरी मॉडर्न मैथमेटिक्स, और इसके अलावा आप कह सकते हो ज्योमेट्री वाला सेक्शन, ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन वाला सेक्शन, इतने सेक्शन जो हैं इनके बेसिक्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी बात को समझो, बेसिक्स को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, बेसिक्स को प्रिपेयर करने का मतलब है इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ो। इंडिविजुअल टॉपिक कौन कौन से, परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस, इनको इंडिविजुअल आप क्या करो, इंडिविजुअल इनके बारे में जानो। सिमिलरली रेशियो, एवरेज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके ये टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स के पहले आप बेसिक्स को अच्छी तरीके से जानो कि इनके बेसिक्स क्या है, परसेंटेज के फंडामेंटल क्या है, परसेंटेज के रूल्स क्या है, प्रॉफिट लॉस की क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन पे प्रॉफिट, किस कंडीशन पे लॉस, रेशियो के कौन कौन से रूल्स हैं, हाउ टू मर्ज रेशियो, हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर, यू कैन से एनी नंबर इनटू रेशियो, हाउ टू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। कुल मिला के आपको करना क्या है, करना आपको यह है कि ये जितने भी टॉपिक, अब यहां पे मैंने 4 टॉपिक लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 4 टॉपिक की बात करनी है। मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहला स्टेप ये उठाना है कि ये आपको देखना ही नहीं है कि आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, आपको ये देखना ही नहीं है। स्टेप फर्स्ट आपका होना चाहिए कि आप पहले इनके बेसिक्स को उठाओ और बेसिक्स को अच्छी तरीके से क्या करो, आराम से एक एक बात को सीखो, उसको समझो। देन आपको एक साइकिल बनाना है। वो साइकिल आपका ये होना चाहिए दोस्तों, साइकिल आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये साइकिल आपका लगातार आप बनाए रखे, और मैं अगर सही बताऊं तो केवल क्वांट के सेक्शन में नहीं, ये चीज हर एक जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर एक सेक्शन में एप्लीकेबल होनी चाहिए। आपको केवल क्वांट के सेक्शन में नहीं, हर एक सेक्शन में सीखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये पूरा साइकिल आपको प्रॉपर्ली बनाते चले जाना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, स्टेप फर्स्ट आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है, पहले पूरे जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को खत्म करो। सिलेबस को खत्म करने का मतलब उनके बेसिक्स को जानो, उनके बेसिक्स को समझो। देन आपका जो स्टेप सेकंड है वो क्या होना चाहिए, स्टेप सेकंड में आपको आना है अपने एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे। स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेप सेकंड कहता है कि अब आप अपने एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे आ जाओ। एक्चुअल एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है कि आपका एग्जामिनर अब जो आपसे पूछ रहा है अब आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पहले तो आपने केवल बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, वो वन लाइनर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाने नहीं है। आपके एग्जाम में एक्चुअल में कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट में डेटा आएगा, वहां पे मिक्स्ड फॉर्मेट में सारी चीजें होंगी। जो आप सिंगल सिंगल लाइन का डेटा सीख रहे थे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन टॉपिक्स में, वही सारी चीजें जब कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट में आ जाएंगे तो आपको एक साथ यूज करनी पड़ेंगी। तो भाई सीखना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और अगर सीखना पड़ेगा तो स्टेप सेकंड जो है उस पर आप आओगे अपने एक्चुअल एग्जाम पैटर्न में, और जैसे ही अपने एक्चुअल एग्जाम पैटर्न में आओगे तो स्टेप फर्स्ट वाली जो चीजें आपने सीखी थी अब आपको उनको अलग से सीखने की, अलग से रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्चुअल एग्जाम पैटर्न में आओगे, जब यहां पे आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो जब यहां पे आप कैलकुलेट्स को सॉल्व करोगे, तो यहां पे आपने जो बेसिक बातें सीखी थी अरिथमेटिक की, वहां पे जो आपने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखे थे, वो आपके यहां पे ऑटोमेटिक क्या होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे। तो स्टेप फर्स्ट की चीजें आपने एक बार जब कवर कर ली तो वो आपके स्टेप सेकंड वाले पार्ट पे आने पे ऑटोमेटिकली रिवाइज होती रहेंगी, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अब ये जो स्टेप सेकंड आप ले रहे हो ये वाकई में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न है, ये वो पार्ट है जो आपके एग्जाम में वाकई में पूछा जाना है। तो अब आपको करना क्या है, देखो दो चीजें केवल मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ये कर डालो, ये कर डालो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं यार। आपका पर डे का एक टारगेट सेट होना चाहिए। आपके पर डे के नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड नहीं होने चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मुझे इतनी चीजें खत्म करनी है, मुझे इस वीक में इतनी चीजें खत्म करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहता, बट अगर आप टोटल अगर 30 आवर्स भी दे देते हो बेसिक्स में, तो डेफिनेटली आपका जो बेसिक्स वाला सेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका एक्चुअल एग्जाम पैटर्न है, इस एक्चुअल एग्जाम पैटर्न की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, जब आप इसके बारे में जान रहे होगे, तो इसके लिए कोई भी नंबर ऑफ आवर्स आपके डिसाइड नहीं होंगे। यहां पे मैं केवल और केवल एक बात कहूंगा, वो होगा आपका मोर एंड मोर प्रैक्टिस। वो क्या होगा, वो होगा आपका मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक, प्रैक्टिस अब कर रहे हो तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको क्या करने होंगे भाई, मॉक देने होंगे। क्योंकि हमारे जो मॉक होते हैं ना, ये मॉक ही हमको ये बात बताते हैं कि हम जो सीख रहे हैं उसमें कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमने जो सीखा, हमने जो जाना, वो किस हद तक हमारे माइंड में फीड हो पाया, हम कितनी बातें वहां से अप्लाई कर पा रहे हैं। तो मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मॉक के आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है। तो क्लैट की क्वांट की मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं ना, केवल 2 काम कर लेना। पहला काम क्या करना, पहला काम आप ये कर लेना कि जितने आपके बेसिक्स वाले टॉपिक हैं, पहले जितने भी आपकी अरिथमेटिक की चीजें हैं, उनके बेसिक्स को कवर कर लो, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि आप ग्राफ पे और कैसलेट पे आ जाओगे। जब आप ग्राफ पे और कैसलेट्स पे आ जाओगे, तो आपको ये भी क्या करने हैं, सीखने हैं। क्योंकि आप ऐसा मत सोचना कि अगर आपने बेसिक्स को सीख लिया, बेसिक्स को आपने समझ लिया, तो आप इसको ऑटोमेटिक कर जाओगे। इसको भी आपको क्या करना है, सीखना है। और जब ये आप सीख जाओ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा फंडा केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ आप मॉक देते रहो। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मॉक देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमसे गलत होती हैं, जहां पे हम गलतियां करते हैं। उन गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह है, फॉर एग्जांपल मैं एक कैसलेट को सॉल्व कर रहा था। वो कैसलेट थी हमारी टाइम एंड वर्क बेस्ड, वो कैसलेट थी हमारी टाइम एंड वर्क बेस्ड। अब मैंने देखा कि मैं यहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यह है कि जाओ और टाइम एंड वर्क के बेसिक्स को फिर से रिवाइज करो। उस पॉइंट को आप क्या करो, मार्क करो। उस पॉइंट को मार्क करो जहां पे आप वीक साबित हो रहे हो, जहां पे आपको लगता है दैट पॉइंट इज माय वीकनेस। उस पॉइंट को क्या करो यार, स्ट्रांग करो। और इस पॉइंट को स्ट्रांग करो। तो ये केवल आपके टाइम एंड वर्क के लिए नहीं है, ये बात आपके हर एक सेक्शन के लिए है। कोई भी सेक्शन अगर आप ड्यूरिंग मॉक या ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मेरा वीक है, तुरंत जाओ और उसके बेसिक्स को वापस से क्या करो, रिवाइज करो। ये हमारा प्रॉपर पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मॉक दिया, देख लिया स्कोर कितना आया, लैपटॉप बंद, आराम से मस्त घूम रहे हैं। ये गलत है। कोई भी मॉक देने के बाद आपको उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस में आपको ये देखना पड़ेगा कहां आप सही हो, कहां आप गलत हो। अगर गलत हो तो किस पॉइंट पे गलत हो, वो पॉइंट अगर नहीं आता है तो उस पॉइंट को आपको वापस से रीड आउट करना पड़ेगा। और कोई बहुत खास स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, बस इतना ही है। क्या करना है, बेसिक स्ट्रांग करो, उसके बाद फिर आ जाओ एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे। एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी दिमाग में रखो। यहां पे मैंने लिख रखा है टिप्स आपके सामने, क्या क्या है टिप्स आपके सामने है। प्रैक्टिस सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर योर बेसिक्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए। आप सोचते हो कि मैंने 1 महीने लगातार क्वांट के सेक्शन पे अगर अपना टाइम दे दिया, आगे के 3 महीने अगर आप टाइम नहीं दोगे, सब कुछ भूल जाओगे, पूरी की पूरी स्पीड जो थी वो आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा क्लैट के प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। शॉर्टकट बहुत जरूरी है। शॉर्टकट डिपेंड करता है कि आपका जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो चीजें डिलीवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपका जो टाइम है ड्यूरिंग एग्जाम क्वांट के सेक्शन में वो ज्यादा जाने वाला है। और आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बस तुक्का मार रहे हैं, नहीं,
एक्यूरेसी आपको प्रॉपरली क्या करना है, मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर इतना काम आपने कर लिया तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आपको दशरथ मांझी नहीं बनना है, पूरे गांव के उस पार जाने के लिए पहाड़ तोड़ना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको। बस जितनी बातें मैंने बताया अगर इतना कर लोगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर और वेरी, कह सकते हो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, वेरी नाइस स्कोर करोगे। तो भाई इन सारी चीजों के लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। क्लैट 2023 अपकमिंग एग्जाम्स के लिए किसी एक बैच में अपने आप को एनरोल कर लो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। प्रॉपरली एक बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको वहां पे बेसिक्स को साथ लेके चल रहा हूं, और बेसिक्स सिखाने के बाद मैं आपको एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे लेके आऊंगा, और इतनी प्रैक्टिस मैं आपको ड्यूरिंग क्लास करवा दूंगा कि वाकई में आपको ये खुद फील होगा जब आप मॉक दोगे या प्रैक्टिस करोगे कि मैं क्वांट के सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं। सो आई होप कि आज के इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।